हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 10 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर आज का जो हमारा चैप्टर है वो है डायरेक्टिंग। बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माफ करना, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने की, क्योंकि 10 मिनट में इसको कवर करना बड़ा ही मुश्किल है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो माफ करना, बट हाँ, तुम्हें पूरा का पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर बहुत अच्छे से रिवीजन करा दूंगा कंप्लीट, इसकी मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टिंग मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। स्टाफिंग के अंदर आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया है, उनकी जॉब पोजीशन उनको बता दी है, उनका सारा कुछ काम उनको बता दिया है, लेकिन कोई भी एम्प्लॉय काम करना स्टार्ट तभी करेगा जब उसको क्लास सुपीरियर गाइड करेगा, डायरेक्ट करेगा, दिशा दिखाएगा। डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे रियली में काम को शुरू किया जाता है। तो डायरेक्टिंग हमेशा एक्शन को इनिशिएट करता है। सो डायरेक्टिंग क्या है? टेलिंग पीपल, लोगों को बताना। क्या बताना क्लास? व्हाट टू डू, क्या करना है। और साथ में सिर्फ बताना नहीं है, ये भी देखना है कि वर्कर अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक डायरेक्टिंग फंक्शन नहीं आता। डायरेक्टिंग के फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फीचर है इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग हमेशा काम को इनिशिएट करता है, काम को स्टार्ट करता है। दूसरी बात, ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। एक काम स्टार्ट होता है, पूरा होने के बाद दूसरा काम होता है, उसे पूरा करने के बाद तीसरा काम करते हैं, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। डायरेक्टिंग पर्वेसिव है। सारे फंक्शन सेम है जो प्लानिंग में पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा, कंट्रोलिंग पढ़ेंगे और मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा। ये पर्वेसिव है, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, टॉप लेवल मैनेजर हो, लोअर लेवल मैनेजर हो, हर कोई एक दूसरे को डायरेक्ट करता है। मैं भी आपको समझाता हूँ, मुझे भी कोई समझाता है, आप भी किसी को डायरेक्ट करते होंगे, गाइड करते होंगे। चाहे प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, हर जगह डायरेक्टिंग चलता है। ये एक यूनिवर्सल फेनोमेनन है। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग जो है आमतौर पे ऊपर से नीचे आता है। मतलब मेरा जो बॉस है मुझे डायरेक्ट करेगा, ठीक है, और मैं जिसका बॉस हूं मैं उसे डायरेक्ट करूंगा। डायरेक्टिंग का जो काम है वो ऊपर से नीचे आता है, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि यहाँ पे काम चलता है, यहाँ पे काम शुरू होता है, तो ये सीधा सीधा परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। और ये ह्यूमन एलिमेंट है, क्योंकि इसमें ह्यूमंस का जो है, इंसानों का इंगेजमेंट है। ऑब्वियसली राइटिंग काम जो करते हैं ह्यूमन एलिमेंट है, ह्यूमन लोग करते हैं। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अगर मैं डायरेक्टिंग के इंपोर्टेंस की बात करूं, बेनिफिट की बात करूं, सबसे पहला बेनिफिट है हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन। किसी भी काम को शुरू करने के लिए ये मदद करता है। अगर आपको वर्कर से काम शुरू करवाना है तो उसे डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसे दिशा देनी पड़ेगी। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अलग अलग रहती है, उनका वर्कलोड, वर्क प्रेशर, अथॉरिटी अलग अलग रहता है। तो इसमें कहीं सब स्कैटर्ड ना हो जाए, सबको एक दिशा में ले जाने के लिए, सबका ईगो खत्म करने के लिए, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, एक ही पेड़ की अलग अलग टहनी है, ये समझाने के लिए क्या डायरेक्टिंग क्या करता है? सबको एक दिशा में लेके चलता है, यानी कि इंटीग्रेट करता है, जोड़ता है एम्प्लॉयज के एफर्ट को। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग के अंदर सिर्फ वर्कर को गाइडेंस नहीं दिया जाता, डायरेक्शन नहीं दिया जाता, उनको मोटिवेट भी किया जाता है, उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। सो ये मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी है। हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। जनरली कोई भी अगर चेंजेस मार्केट के अंदर आता है, किसी भी टाइप का चेंज, अगर एनवायरमेंटल चेंज होता है, तो वर्कर जनरली हेजिटेट करते हैं उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। इस सिचुएशन में डायरेक्टिंग हेल्प करता है ताकि लोग उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने कहा कि हर कोई अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है, अलग अलग काम है, अलग अलग अथॉरिटी है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के पास है। तो कहीं ना कहीं क्लास ऐसा आता है, कोई किसी को ऊपर समझने लग जाता है, सुपीरियर समझने लग जाता है, किसी को नीचे दिखाने लग जाता है। डायरेक्टिंग ये काम करता है स्टेबिलिटी लाने का, कि हाँ यार सब बराबर है, सभी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट हैं, जिसमें से हमें सुपरविजन पढ़ना नहीं है। सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप। अब हम बात करेंगे मोटिवेशन की, क्योंकि सुपरविजन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब क्लास लोगों को स्टिमुलेट करना, इंड्यूस करना, सो दैट वो अपनी बेस्ट एबिलिटी से परफॉर्म करे। हर किसी इंसान के अंदर एक एबिलिटी होती है, लेकिन जब वो उसे मोटिवेट करते हैं तो वो उससे भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। अगर मैं आपको अच्छे से मोटिवेट कर दूं, या आप किसी की मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, उसके बाद आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ने को तैयार हो जाते हो, जैसे वो मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है, आपका मोरल डाउन हो जाता है, आप पढ़ना बंद कर देते हो। तो मोटिवेशन क्या करता है क्लास? अंदर से आपको झिझोड़ देता है, सो दैट अपनी बेस्ट एबिलिटी से आप परफॉर्म कर सको। अगर मैं बात करूं मोटिवेशन के फीचर्स की, तो सबसे पहली बात ये गोल ओरिएंटेड है। किसी इंसान को मोटिवेशन तभी दिया जा सकता है जब कोई उसका गोल हो, उसे अचीव करने के लिए ही वो क्या होगा? मोटिवेट होगा। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं क्यों इतना मोटिवेटेड हूं, सिलेबस सबसे पहले खत्म करके वन शॉट लेके आना, रिवीजन सीरीज कराना, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, इतने डेली बेसिस पे वीडियो लेके आना, क्योंकि मेरा एक मोटिवेशन है कि कॉमर्स के एक एक बच्चे तक मुझे पहुंचना है, उसकी दिक्कत समस्याओं को दूर करनी है। ये मेरा मोटिवेशन है, मेरे अंदर की आग है। जब तक मैं
मुकाम पे नहीं पहुंचूंगा कि बच्चे बिल्कुल फ्री होने लगे, हाँ कॉमर्स मतलब अच्छे से उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, तब तक मैं काम करूंगा, ये मेरा मोटिवेशन है। इसी तरीके से आपका भी अपना मोटिवेशन हो सकता है, जो इंटरनल फीलिंग है अंदर से आती है। मुझे कोई कह नहीं सकता कि तू ये चीज़ कर, मेरे अंदर से आएगी तभी मोटिवेटेड लॉन्ग टर्म तक रहूंगा। अदरवाइज आप किसी और के देख के करोगे तो लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रह पाओगे। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मेरे घर वाले मुझे बोलें कि तेरे को घर से निकाल देंगे अगर तू पास नहीं हुआ, तो भैया ये नेगेटिव मोटिवेशन है, पर मैं काम करूंगा। कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी काम आ जाता है। अगर मेरे पीछे शेर पड़ जाएगा तो शायद मैं हुसैन बोल्ट से भी तेज भागने लगूं, अगर शेर पड़ेगा तो जान बचाने चक्कर में। तो ये कई बार नेगेटिव मोटिवेशन भी काम आ जाता है। पॉजिटिव मोटिवेशन, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर आप अच्छा काम करते हो तो ये भी मोटिवेशन है। फायर कर दिया जाएगा कंपनी से अगर खराब काम करते हो, तो अच्छा काम नहीं करते, ये भी मोटिवेशन है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसे ईजिली समझा नहीं जा सकता, क्लास बहुत उलझा हुआ है और हर किसी के बस की बात नहीं। मोटिवेट रहना और मोटिवेट करना, कंटिन्यूस एक काम अचीव कर लोगे फिर दूसरे काम के लिए मोटिवेशन आएगा, उसे खत्म करोगे फिर तीसरे काम के लिए। और ये मोटिवेशन जो है ना, ये एम्प्लॉय की नीड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हर किसी इंसान को एक तरीके से मोटिवेट नहीं किया जा सकता, हर किसी इंसान की नीड अलग है, तो उसको मोटिवेट करने का तरीका भी अलग अलग होगा। ये था फ्यूचर ऑफ मोटिवेशन। अब इस मोटिवेशन के लिए मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चांस है एग्जामिनेशन में मैस्लो के नीड हायरार्की थ्योरी आने के। नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहता है कि आप वर्कर्स की नीड को समझो, किसी की बिना नीड को समझे आप उसे मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी को मोटिवेट करना चाहते हो तो उसकी नीड को पकड़ो, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उसे मोटिवेट करो। मैस्लो ने क्लास इस तरीके से 5 नीड दी हैं, आप लाइन बाय लाइन इन नीड्स को पूरा करते चलो। सबसे पहला नीड है क्लास फिजियोलॉजिकल नीड। किसी भी इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। और ये कैसे किया जा सकता है? पूरा फाइनेंशियल इंसेंटिव से, पैसा देकर। वो गरीब है, भूखा है, उसे भाषण मत दो, उसे खाना दो। दूसरी बात क्या है? सेफ्टी। इंसान चाहता है आज मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, लेकिन मुझे नियर फ्यूचर में भी क्या रोटी कपड़ा मकान मिल पाएगा? क्या मेरी बेसिक नीड्स फ्यूचर में पूरी हो पाएंगी? फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो आता है सेफ्टी नीड्स के अंदर। सोशल नीड्स, जब इंसान पैसा कमा लेता है, जॉब सिक्योर हो जाती है, तो वो सोचता है फ्रेंडशिप, ग्रुप मेंबरशिप, या नेचुरल लव, अफेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें। एक तरीके से वो सोशली सबसे कनेक्ट होना चाहता है। उसके बाद जो नीड आती है, एम्प्लॉय की नीड लाइन बाय लाइन पूरी करो। सारी नीड पूरी कर दोगे, एम्प्लॉय के पास मोटिवेशन का कोई कारण नहीं बचेगा। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें क्यों मोटिवेशन चाहिए फिर? स्टीम नीड का मतलब क्या है? रेस्पेक्ट, रिकग्निशन, पीयर रिकग्निशन, ये सब चीज़ें क्लास आती है स्टीम नीड के अंदर। सेल्फ फुलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इंसान जो बनना चाहता है, एक शहीद होना चाहता है जवान हमेशा देश के लिए, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। जो आप बनना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू बी, अगर आप वो बन जाते हो तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है। उसके बाद आपको मोटिवेट करना आसान नहीं है क्योंकि आपने सब कुछ पा लिया है। अब मोटिवेशन के लिए क्लास कुछ इंसेंटिव्स है। इट मे बी फाइनेंशियल इंसेंटिव, इट मे बी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब जब आपको इंसेंटिव पैसों में मिल रहा हो और उस इंसेंटिव को पाने के चक्कर में आप और अच्छा काम करो, आप मोटिवेटेड रहो, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव। बेसिकली जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं ना, उनको मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव क्या है? पैसा। उनको अवार्ड रखो क्लास, वो आराम से काम करेंगे। तो कौन कौन से कॉमन टाइप है फाइनेंशियल इंसेंटिव के? सबसे पहला है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस मतलब क्या है? सैलरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप उनको अगर देते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पे एंड अलाउंसेस। लाइक उसके हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, ऐसे बहुत सारे मेडिकल अलाउंसेस हो गया, या फिर आप उनको टेलीफोन बिल का खर्चा दे रहे हो, ये सब क्लास उनको, या फिर डियरनेस अलाउंसेस हो गया, महंगाई भत्ता, हर साल उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, तो इससे वो मोटिवेट रहेगा क्योंकि ये पैसा है, इसलिए फाइनेंशियल इंसेंटिव। प्रॉफिट्स एंड शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है क्लास? एक लिमिट तक प्रॉफिट हम रखेंगे, बाकी सारा प्रॉफिट एम्प्लॉयज के अंदर बांट देंगे। लाइक हम 50 लाख का प्रॉफिट रखेंगे, उसके ऊपर का सारा प्रॉफिट हम एम्प्लॉयज में बांट देंगे। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। बोनस, वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट, साल में एक बार आपको अपनी सैलरी का डबल अमाउंट अप्रोक्सीमेटली बोनस मिल जाएगा। इससे भी आप मोटिवेटेड रहते हो और काम अच्छे से करते हो। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय को ईसॉप दे दी जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय को शेयर्स दे दी जाते हैं कंपनी के सस्ते प्राइस पे, सो दैट वो कंपनी का एक एम्प्लॉय ही ना रहे, ओनर रहेगा, शेयर होल्डर रहेगा, तो वो कंपनी के बारे में हमेशा अच्छा सोचेगा और लॉन्ग टर्म तक कंपनी में टिके काम भी करेगा, क्योंकि उस शेयर्स देने पे कुछ शर्तें होती हैं कि आपको लॉन्ग टर्म तक कंपनी में काम करना है, एक वेस्टिंग पीरियड होता है। कमीशन जनरली सेल्स वालों को मिलता है, जितना ज़्यादा सेल्स करोगे उतना कमीशन। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा हायर रेट में वेज मिलेगा। 100 यूनिट तक बनाया तो ये रेट है, 100 से ऊपर बनाया तो और अच्छा रेट से वेज मिलेगा, 200 से ऊपर बनाया तो और अच्छे रेट से वेज मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव।
जब आप रिटायर होते हो तो आपको पेंशन, ग्रेचुइटी, ईपीएफ, बहुत सारे और आपको फंड्स मिलते हैं जो आपके रिटायरमेंट में काम आते हैं। दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट बेनिफिट। परक्विजिट्स, ठीक है, परक्विजिट्स क्या होता है क्लास? लाइक आपको घर दिया जाए, आपको गाड़ी दी जाए, आपको ट्रैवल करने के लिए विदेश भेजा जाए, आपके घर घर परिवार को क्लास मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, ये सब क्लास परक्विजिट्स है। ये सारी चीज़ से क्लास आमतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए। अब बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन मॉनेटरी भी कहते हैं, जहाँ पे हम वर्कर्स को मोटिवेट तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे, पैसे के अलावा कुछ दे रहे हैं, नॉन मॉनेटरी दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्लास मोटिवेशन, नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सबसे पहला स्टेटस, किसी को रैंक दे देना, उपाधि दे देना, बहुत अच्छा लगता है। सबकी सैलरी बराबर है, सब ठीक है, लेकिन हाँ ये टॉप एम्प्लॉय है, स्टेटस मिला हुआ है इसको, उसको एक रुतबा मिला हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं क्लास उसको अच्छा फील कराती है, सुपीरियर फील कराती है और वो कंपनी के लिए मोटिवेटेड होकर और अच्छे से परफॉर्म करता है। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन दे नहीं रहे, मौका देने की अच्छा काम करोगे तो प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन दे देंगे तो ये फाइनेंशियल हो जाएगा। हम प्रमोशन नहीं दे रहे, हम मौका दे रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका प्रमोशन हो सकता है। एम्प्लॉय रिकग्निशन, यार एम्प्लॉय रिकग्निशन मतलब रेस्पेक्ट। अगर आप एम्प्लॉयज़ की रेस्पेक्ट करोगे, इंसान ना पैसों के साथ साथ इज्जत का, रेस्पेक्ट का भी भूखा होता है। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट दोगे तो इंसान आपको बदले में रेस्पेक्ट देगा, मोटिवेटेड रहेगा, काम अच्छे से करेगा। एम्प्लॉयज़ है तो आपके नीचे काम करता है तो आप उसको इंसल्ट ना करो, हर कोई इंसान बराबर होता है क्लास, चाहे वो किसी भी ओहदे पे काम कर रहा हो। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी हमेशा क्या है कि वर्कर की जॉब सिक्योर है तो वो काम अच्छे से करेगा, उसको डर नहीं रहेगा मुझे निकाल दिया जाए। हालांकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है, सरकारी नौकरी में जब जॉब सिक्योर रहती है, सरकारी ऑफिसर्स आपको पता है काम नहीं करते। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, अगर मैनेजमेंट में बैठे हो, कोई डिसीजन लेना है तो एम्प्लॉय को बुलाओ, उससे भी पूछो भाई हम ये काम कर रहे हैं, तो उसको लगेगा कि हाँ यार मैं भी कुछ हूँ, मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ यार, मेरे से पूछा जा रहा है, वो मोटिवेट रहेंगे। हालांकि आपने इसमें कहीं भी पैसा खर्च नहीं किया। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आता है क्लास? ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर कि यार एक अच्छा रिलेशनशिप हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो सबके बीच में। ऐसा नहीं है कि वर्कर कतरा रहा है ऑफिस के अंदर आने से, है ना। जॉब इनरिचमेंट या जॉब ऑटोनॉमी, उसको जैसा मर्जी वैसा काम दो, चैलेंजिंग जॉब दो, नए नए जॉब्स दो, सो दैट डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजिंग जॉब दो ताकि वो रूटीन काम करते करते बोर ना हो जाए और डिफरेंट चैलेंजिंग जॉब ले, अपने जो उसको पसंद है काम वो करे। इससे एम्प्लॉय लंबे समय तक टिक के काम करेगा। एम्प्लॉय रिकग्निशन के अंदर क्लास आप उसे सर्टिफिकेट दे सकते हो, बहुत सारे मेडल, शील्ड, ये सब चीज़ें क्लास दे सकते हो। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना सकते हो, टी शर्ट दे सकते हो, कैप दे सकते हो, आईपीएल में जैसे कैप दिया जाता है, ऑरेंज कैप वगैरह। इससे क्या होता है, वर्कर मोटिवेटेड रहता है और कंपनी के लिए बेस्ट परफॉर्म करता है। लीडरशिप क्लास, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है, लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जहां इन्फ्लुएंस किया जाता है बिहेवियर को। जितने भी, देखो होता क्या है, एक लीडर अपने अंडर कई सारे फॉलोअर्स को रखता है, अब उन सबके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कि उन सबको एक दिशा में लेके चलता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। उनकी समस्याओं को ऊपर तक रखता है, ऊपर से आने वाली चीज़ों को नीचे तक लेके आता है, इसको बोलते हैं लीडरशिप। अगर मैं बात करूँ लीडरशिप के 3 डिफरेंट स्टाइल की, तो सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है लेजेंस फेयर या फ्री रेन लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में जो बॉस है, इसे बॉस सेंट्रिक भी बोलते हैं, बॉस सेंट्रिक। बॉस इन सब को सीधे काम देगा, इनको बोलेगा भैया तुम अपना दिमाग मत चलाओ, तुमको जो बोला गया बस तुम वो काम करके दो। दिस इज कॉल्ड ऑटोक्रेटिक। ये अपना दिमाग नहीं चला सकते, अपना डिसीजन नहीं ले सकते। डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है, लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ मिल के बातचीत करके, सबके डिसीजन से, सबके पार्टिसिपेशन से, सबके पास पावर बांट के फिर डिसीजन लेता है। फ्री रेन के अंदर क्या है, जो लीडर है वो अलग हट जाता है और इन सबको पावर बांट देता है, कहता है आपस में मिलजुल के काम कर लो, कभी बहुत जरूरी हो तो ही मुझे बुलाना, अदरवाइज आप काम कर लो। तो ये सारे पावर को डिलीट कर देता है। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के करते हैं क्लास, यहाँ पे ये सारे पावर को अपने हाथ में रखता है, बस इनसे काम करवाता है। सबके अपने अपने एडवांटेज, अपने अपने डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं क्लास कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन मतलब इन्फॉर्मेशन को पास किया जाए। मेरे मन में कुछ आइडिया आया, कुछ व्यूज आया और मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूं आपसे, तो मैं सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गया। मेरे मन में जो आइडिया है दैट इज कॉल्ड मैसेज, राइट। और हम जिस माध्यम से मैं आपके पास पहुंचाऊंगा, दिस इज कॉल्ड मीडियम। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्लास? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड से हो सकता है, रिटर्न से हो सकता है, डायग्राम, पिक्चर, गेस्चर, ग्राफ या गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट, इनके थ्रू सब कम्युनिकेशन किया जा सकता है। अगर मैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करूं, सबसे पहला है सेंडर। सेंडर जो चीज़ इनको भेजेगा, जो कंटेक्स्ट भेजेगा वो मैसेज है। मैसेज को भेजने से पहले क्लास मैसेज को इनकोड किया जाएगा, इनकोड करने के बाद उसको डिकोड कर किया जाएगा, फिर ये मैसेज रिसीवर को मिलेगा। और आप ध्यान रखना क्लास कि जब मैसेज भेजा जाता है तो कोई ना कोई मीडियम जरूर होता है, और कई बार हमने जिस वे में भेजा है मैसेज रिसीवर के पास उस वे में नहीं पहुंचता, तो वो एक नॉइज़ आ जाता है। नॉइज़ मतलब डिस्ट्रक्शन, चाहे वो कॉलिंग करते वक्त कोई नेटवर्क इशू हो, इंटरनेट इशू हो, शोर शराबा आ रहा हो, पीछे गाड़ी चल रही हो,
उसके हॉर्न की आवाज़ आ रही हो, ये सब नॉइज़ है। लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी खत्म होता है जब रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को। जब रिसीवर कहता है कि हाँ मैं समझ गया, तब जाके क्लास कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म होगा। कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं क्लास, फॉर्मल और इनफॉर्मल। जब बातें चल रही हो क्लास फॉर्मल कम्युनिकेशन की, ऑफिशियल मैटर में बातें चल रही हो, उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब गपशप चल रहा हो, हंसी मजाक चल रहा हो, उसको क्या बोलते हैं क्लास, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जरूरी दोनों है। अगर मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इन सब चीज़ों की बात हो रही, गोल, टास्क, टारगेट, इनकी बात हो रही होगी। अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन अगर मैसेज ऊपर से नीचे आता है, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नीचे से ऊपर जाता है, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। ऊपर से नीचे क्या आएगा, ऑर्डर, रूल्स, है ना। नीचे से क्या जाएगा, शिकायतें, है ना, शिकायतें हो गया, स्ट्राइक्स हो गया, ये सब चीज़ें, क्लास रिक्वेस्ट हो गया, है ना, लीव एप्लीकेशन हो गया, सब नीचे से ऊपर जाएगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जहाँ पे दो लेवल के मैनेजर्स आपस में बात कर रहे हैं, ये भी मैनेजर है, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, एक डिपार्टमेंट का जो सबॉर्डिनेट है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट से बात कर रहा हो। एक परचेज वर्कर जो है, प्रोडक्शन वर्कर जो है, वो एक सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, हंसी मजाक, चुगलियां, गपशप कंपनी में चलता ही रहता है, ठीक है। वो सारी की सारी क्या है क्लास, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ये बेसिकली क्या, नॉन ऑफिशियल मैटर पे बात चल रही है। फॉर्मल में ऑफिशियल मैटर पे बात करते थे, ये नॉन ऑफिशियल मैटर पे बात कर रहे हो। यहाँ पे क्लास आप कुल्लम कुल्ला बस स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हंसी मजाक, जोक्स, गपशप, ये सब बातें कर रहे हो। और इसका जो नेटवर्क होता है वो ग्रेप वाइन होता है। ग्रेप वाइन, ध्यान रखना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेटवर्क क्या होता है, ग्रेप वाइन, अंगूर का गुच्छा। कहीं भी क्लास कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर किसी को भी कर देता है। मेंटल स्ट्रेस कम होता है, सोशल नीड वर्कर्स की पूरी हो जाती है, उससे लोड नहीं होता। आप भी क्लास में 2 घंटा पढ़ोगे, जब तक थोड़ा बातचीत करके हंसी मजाक ना किया जाए तो फिर दिमाग में टेंशन होती है। तो आप 40 मिनट 1 घंटा अगर पढ़ते हो तो बीच में 10-15 मिनट 5 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो। डिफरेंस की बात करें, पहला फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, दो या दो से ज़्यादा लोग ऑफिशियल अटैच होते हैं, यहाँ पे वो लोग ऑफिशियल अटैच नहीं होते। नेचर की बात करें, ये बहुत रिजिड इन नेचर है और इसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता। फॉर्मल कम्युनिकेशन मोस्टली राइटिंग में होता है, तो आप इस मैसेज को चेंज नहीं कर सकते। इनफॉर्मल बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, डायनामिक होता है और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज होता रहता है। तो इनफॉर्मल में हम अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन लिखित आता है। जैसे आपके स्कूल में नोटिस आता है, कोई सीबीएसई का कोई ऑफिशियल लेटर आता है, तो ये प्रिंटेड लिखा हुआ रहता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है फॉर्मल में कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया। इनफॉर्मल में किसने बोला तुझे, किसने बताया, उसने, उसे किसने बताया, किसने, पता नहीं कहाँ कहाँ से आया शेयर होके, पता ही नहीं है। इनफॉर्मल में मैसेज कहाँ से आया कुछ नहीं पता। फॉर्म की बात करें, ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है क्लास, लेकिन जो इनफॉर्मल है वो आम तौर पे क्लास ओरल ही रहता है और फॉर्मल कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाता है कि वो रिटर्न में हो। फॉर्मल कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन चलता है, स्केलर चेन फॉलो होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सारे दोस्त बराबर होते हैं, कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होता। नीड की बात करें, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल की खुद की नीड है। कंपनी कहते हैं काम करो, लेकिन इंडिविजुअल बिना हंसी मजाक, बातचीत, थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप ना क्रिएट करते हुए काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका पर्पज है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना। इसका पर्पज है एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देना। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उसका सोर्स पता रहता है। यहाँ पे क्लास पॉसिबल नहीं है ये इन्फॉर्मेशन किसने फैला दी। स्कूल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैल जाती है, उसे किसने फैलाया क्लास, इसको पता करने का क्लास कुछ पता नहीं है इनफॉर्मल में। फॉर्मल में लेटर कहाँ से आया उसको सब पता है, इनफॉर्मल में क्लास लोकेशन नहीं पता कि ये मैसेज आया कहाँ से, तो किसी को अकाउंटेबल ठहराना बड़ा ही मुश्किल है। अब लास्ट टॉपिक हमारा है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं, रुकावट आ जाते हैं, यानी कि मैंने जिस मैसेज को जिस वे में, जिस अंदाजे से, जिस समझ में कहा, आपने मेरे मैसेज को उस वे में नहीं समझा, मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ, आपने कुछ और गलती से समझ लिया। दिस इज कॉल्ड बैरियर, यानी कि रुकावट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सही कम्युनिकेशन के बीच में अगर कोई भी बैरियर आता है तो वो बैरियर 4 टाइप का होता है। सबसे पहला सिमेंटिक बैरियर, दूसरा साइकोलॉजिकल बैरियर, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, चौथा पर्सनल बैरियर। तो ये चारों बैरियर कम्युनिकेशन बैरियर है, इन्हें कहते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। अगर बात करें सिमेंटिक बैरियर की, तो इसे क्या कहते हैं, जब सेम वर्ड और सेम सेंटेंस समझ लिया जाए किसी और तरीके से। मैंने कुछ और बोला, आपने कुछ और समझ लिया। रीजन क्या है, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कि मैसेज को सही से एक्सप्रेस नहीं किया गया। जो सही वर्ड्स थे आपने वो यूज नहीं किया, प्रॉपर टोन आपने यूज नहीं किया, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। कई बार क्या होता है, एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग, प्राइस प्राइस, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, है ना, राइट राइट,
अब इसमें मैंने राइट बोला, आपने राइट समझ लिया, मैंने प्रिंसिपल बोला, आपने प्रिंसिपल समझ लिया, है ना। फॉल्टी ट्रांसलेटर, कई बार क्या होता है जो ट्रांसलेटर होता है जो आपकी भाषा को, कई बार क्या होता है बाहर से कंपनी से ओनर आते हैं, उनको नहीं पता हमारी भाषा क्या है, ठीक है, पुर्तगाल भाषा नहीं पता, वो बोल रहे हैं, ट्रांसलेटर चेंज करके आपको हिंदी में बताता है, उसने गलत कर दिया तो मैसेज गलत हो गया। कुछ टेक्निकल वर्ड आपने यूज कर दिया, लाइक कमोडिटी, है ना, EBIT, डिविडेंड, EPS, है ना, PBIT, तो यार ये कोई समझेगा नहीं। तो अगर आप ऐसे वर्ड यूज करोगे जो टेक्निकल है, अगले आदमी को समझ ही नहीं आएगा, तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर डिकोडिंग, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बात से मैच होने, मैं बोलूँ बहुत बड़ा तो मैं ऐसे करूँगा, बोलूँगा बहुत बड़ा तो आप मैच कैसे करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो बोल रहे हो बॉडी लैंग्वेज और आपकी बात दोनों में क्या होना चाहिए क्लास, मैच होना चाहिए। अगर मिस मैच है तो जो लिसनर है वो कंफ्यूज हो सकता है। अनक्लैरिफाई एजम्पशन, कई बार वर्कर अपने मन से कुछ एजम्पशन लेके चलता है, अच्छा आज सर तो ये पढ़ाएंगे, अच्छा सर ये बताने वाले हैं, ये तो मुझे आता है, तो यार इस तरीके से फिर वो तुम्हें समझ आएगा नहीं, क्योंकि आपने पहले से कुछ एजम्पशन ले रखे हैं। इसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। अगला है साइकोलॉजिकल बैरियर, आपकी दिमागी अवस्था। अगर आप कुछ दिमागी अवस्था में डरे हुए हो, खुश हो, बहुत ज़्यादा दुखी में हो, तो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्लास आपके दिमागी अवस्था का प्री मैच्योर इवोल्यूशन। कई बार मैसेज पूरा होने से पहले आप कंक्लूजन निकाल लेते हो, अच्छा मैं समझ गई क्या कहना चाहता है, क्या पता ये ना कहना चाहता हो कुछ, और कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, बैरियर, कि उसने कुछ कहा, तुमने समझ कुछ और लिया, क्यों, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि पहले ही लगा दी। प्री मैच्योर इवोल्यूशन, मैसेज को पूरा सुनो, कोई बात बोल रहा है तो। लैक ऑफ अटेंशन, आपने अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन की खुद की कमी होती है जिसकी वजह से मैसेज जो हम पहुंचाते हैं वो सही से पहुंचता नहीं है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इसके अंदर सबसे पहला क्या, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। अगर कंपनी की पॉलिसी ही ऐसी नहीं है कि सब लोग फ्रीली एक दूसरे से बात कर सके, सपोर्ट कर सके एक दूसरे को, तो भैया सीधी सी बात है क्लास, यहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। रूल रेगुलेशन, कंपनी के रूल बड़े रिजिड हैं, कंपनी के बहुत अटपटे नियम कानून है, बड़े सिंप्लिसिटी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से बैरियर आएगा। स्टेटस डिफरेंस, कई बार टॉप लेवल वाला बंदा जो है नीचे लेवल वाला बंदा से बात ही नहीं करता, ठीक है, क्यों नहीं बात करता, उसको लगता है कि यार ये तो मेरे नीचे है, मैं इसे क्या बात करूं, क्या रिप्लाई दूं इसको, वो फ्री रहेगा पर आपको रिप्लाई नहीं देगा, दिस इज कॉल्ड स्टेटस डिफरेंस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अच्छे से चेन नहीं बना रखा, स्केलर चेन अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा, कई बार कम्युनिकेशन में बैरियर कंपनी की वजह से आ जाता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तुम्हारी खुद की दिक्कत है, तुम्हारे खुद में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से बैरियर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। सबसे पहला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। अगर एक सुपीरियर को अपने वर्कर्स में, अपने सबॉर्डिनेट में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो भैया वो मैसेज को नहीं समझ पाएगा किसी भी कीमत पे अच्छे से। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ इंसेंटिव, अगर आप किसी से कोई सलाह मांग रहे हो, अगर मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बच्चा समझ ही नहीं आएगा, तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा उसको अच्छे से, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि उसे समझ आएगा। कई बार कोई बच्चा हार्ड टॉपिक क्वेश्चन पूछ लेता है, मुझे पता है यार इसकी बस की बात नहीं है, तो ऐसे ही मैं समझा देता हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं करता नहीं रियल लाइफ में, तो इसका मतलब मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा तो समझ नहीं आएगा, क्यों, मेरा उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। या कोई बच्चा है वो मेरे से सवाल पूछने आ रहा है, सिर्फ ये देखिए कि सुनील सर को आता है कि नहीं आता है, बस मैं ये जानना चाहता हूँ, उसे समझना बजना कुछ नहीं है। कई बार बच्चे होते हैं टफ सवाल मांग के किसी और से दिखाते हैं, सर ये वाला कर दोगे, तो सर समझा भी देंगे, तभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्लास आपने क्या किया है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस था ही नहीं आपको सर पे। लैक ऑफ इंसेंटिव, यानी कि क्लास आपको कोई रिवॉर्ड दोगे तभी कोई सजेशन देगा। अगर मैं कहूँ कि अभी सजेशन दो मुझे कैसे काम करना है, रिवॉर्ड नहीं दे रहा तो कोई सजेशन नहीं देगा। अगला है फियर ऑफ अथॉरिटी। कई बार क्लास अथॉरिटी खोने का डर होता है, जिसकी वजह से क्लास सुपीरियर झूठ बोल देता है या सबऑर्डिनेट झूठ बोल देता है, उसको लगता है कि यार अगर मैं सच बोलूँगा तो कहीं मेरी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। फियर ऑफ अथॉरिटी। अब सर इसको ठीक कैसे करें, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, ये जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे किया जाए, सबसे पहला क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेटिंग। आपके मन में अगर कोई आइडिया है, किसी से कहना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे क्लैरिफाई करो अच्छे से। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, हमेशा जो तुम्हारे सामने खड़ा है तुम उसकी रिगार्डिंग बात करो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग बात करो, अपनी बात मत करो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग बात करो। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग, कोई बात मैं कहने वाला हूँ तो मुझे और लोगों से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए कि यार मैं ऐसा ऐसा कहने वाला हूँ, कहीं मेरे कहने का मीनिंग कुछ और तो नहीं हो जाए। जैसे आप लोग करते हैं ना, अभी आज मैं यार कहने वाला हूँ भाई मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा, आज मैं प्रपोज करने वाला हूँ, एग्जाम्पल बच्चे कहते हैं प्रपोज करने वाला हूँ, तो भैया मैं क्या क्या बोलूँगा, अपने दोस्त से कहते भाई तो यही बोलना चाहिए, मत बोलना यार ऐसे बिगड़ जाएगी बात ये और वो, है ना, जस्ट फॉर फन। ओके, यूज प्रॉपर लैंग्वेज, प्रॉपर टोन का इस्तेमाल करो, जो चीज़ जैसे बोल रहे हो, कोई बात सीरियसली बोल रहे हो तो सीरियस मूड में, हंसी मजाक फन, तो आप
टोन का अच्छे से यूज़ करो। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। आप आज के लिए भी कम्युनिकेट करो और फ्यूचर के लिए भी। कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या होगा आप ये भी बता दो, सो दैट अगर वो कुछ गलत समझ रहा है तो उसे वो रेक्टिफाई कर सके। नेक्स्ट है प्रॉपर फीडबैक। भैया कम्युनिकेशन करने के बाद लास्ट में फीडबैक लो, भैया समझ आया, क्या तुम समझ गए मैं तुमसे जो कहना चाह रहा हूँ, ये फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। बी ए गुड लिसनर। भैया आप सबसे पहले अगर आप कम्युनिकेट अच्छा करना चाहते हो, कम्युनिकेशन कोई बैरियर नहीं रखना चाहते, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, आपको बैठ के सुनना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, बड़े आदमी बोलते कम सुनते ज़्यादा है, तो बस आराम से सुनो सारी की सारी बातें फिर बोलो। हम सब बोलने के लिए उतावले रहते हैं सबसे पहले, ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओपन माइंड होना चाहिए, कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं रखना है, क्लास खुले दिमाग के होना चाहिए, हर चीज़ क्लास ओपनली हम लोग सुने समझें और ओपनली हम सोच सकें चीज़ों को। इनसे क्लास कम्युनिकेशन का जो बैरियर है वो ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है, स्कूल में 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं इस चैप्टर खत्म कराने में। मैंने 10 मिनट सीरीज इंक्लूड किया, बट इस चैप्टर को मुझे माफ़ करना, मैं 10 मिनट में नहीं करा पाया क्योंकि मैं कुछ कटवाना नहीं चाहता था, थोड़ा बहुत समझाने भी था। अगर मैं सबको सिर्फ रीड करता तब भी 10 मिनट लग जाते, तो माफ़ करना उसके लिए। बट मैंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की। तो अगर आपको लगे कि सुनील सर ने अच्छे से समझाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करके फीडबैक देना, शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में एक नया चैप्टर खत्म करेंगे।